हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जुलाई 2013 पेपर 1 सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें स्टर्नबर्ग के सिद्धांत क्योंकि आपको पता है कि स्टर्नबर्ग ने जो है बुद्धि के 3 तरीके बताए हैं, बुद्धि के 3 तरीके से सिद्धांत दिया है किस तरह से बुद्धि काम करता है। तो उसके लिए उन्होंने वो पूछा गया है कि इसमें कौन सा है जो कि नहीं है, मतलब उन्होंने जो है त्रितंत्र में स्टर्नबर्ग के नहीं शामिल है, तो वह है सामाजिक। उन्होंने सामाजिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने जो है अवयभूत मतलब आपने दो इसका नाम पहले आपने पढ़ा होगा, एक जो है घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो ये दोनों एक ही शब्द है, अवयभूत कह लीजिए या घटकीय कह लीजिए या विश्लेषणात्मक एक ही है। अनुभविक आपने जरूर पढ़ा होगा, और संदर्भगत आपने जो है, अगर संदर्भगत नहीं पढ़ा होगा तो आपने व्यवहारिक बुद्धि जरूर पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पे तीसरा जो है व्यवहारिक बुद्धि है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है दूसरा होगा। उन्होंने समाज के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। जो है हावर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है, तो हावर्ड गार्नर भी जो क्या होता है बुद्धि का सिद्धांत दिए हुए हैं, और उन्होंने बुद्धि को 8 भागों में बांटा है। किसी में भाषा का अधिक बुद्धि होती है, किसी में इंटरपर्सनल स्किल होती है, किसी में इंट्रापर्सनल स्किल होती है, किसी में चिकित्सा के गुण होता है। तो इससे क्या होता है, उन्होंने बुद्धि को कई तरीकों से बांट दिया है। तो इसके आंसर कौन सा आएगा, जब उन्होंने बुद्धि को कई तरीकों से बांटा है तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं क्या होती है, चूंकि बुद्धि को उन्होंने बांटा है तो ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन थ फ च कौन सी ध्वनि पूछ रहा है। तो ये ध्वनि पहली बात तो ये स्वनिम है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, ठीक है ना, फिर वाक्य आता है। तो जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है वैसे, और जो है जो भाषा के अंतर्गत उसे जो है स्वनिम नाम दिया गया है। और वाक्य का सबसे जो है छोटा होता है रूपिम, जो शब्द के अंतर्गत होता है, जिस मतलब वाक्य के अंतर्गत नहीं, शब्द के अंतर्गत जो सबसे छोटा होता है वो रूपिम होता है। तो आपको पता है क ख ग च क से लेकर ज्ञ तक जो होता है वो जो है ध्वनि का सबसे छोटा इकाई होता है, तो वो स्वनिम कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता मतलब क्या होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता मतलब होता है कि बच्चों में बायस हो जाना, लड़का लड़की में भेद करना, महिला पुरुष में भेद करना। तो सबसे इसका जो है पहला जो है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना। पारंपरिक होता तो जो है ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ अपारंपरिक है तो ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पारंपरिक मतलब होता है क्या कि अगर ये कहा जाता है कि लड़कियों को घर में का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए, तो ये पारंपरिक हुआ। लेकिन अगर उसे उल्टा कर दिया जाए कि लड़के भी बाहर का काम कर सकते हैं, लड़के भी अंदर का काम कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर का काम कर सकती हैं, तो वो अपारंपरिक हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि यहाँ पे एक अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहकर उसे के कार्य का सराहना करा, तो यहाँ पे आप वैसे ही बायस हो गए। कुश्ती में लड़कियों को हतोत्साहित करना, ये भी बायस हो गया। और साथ में आप लड़कों को अगर निर्भीक बनाने के लिए कहते हैं कि तुम तो लड़का हो, बहुत साहसी हो, तो इस तरह का बात अगर किया जा रहा है तो एक जो है वो रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आता है। तो ये नहीं, इसका आंसर हो सकता है। 5वां जाते हैं, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नता को पूरा करना चाहिए, व्यक्तिक भिन्नता को पूरा करना चाहिए, ठीक है ना। व्यक्तिक भिन्नता के मध्य खाई को कम करने के लिए, ठीक है ना, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, और यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो आप एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले बात तो व्यक्तिक भिन्नता को नेगेटिव वर्ड में नहीं लेना है, क्योंकि कहते हैं ना कि भारत विविधता का देश है, ठीक है ना। यहाँ पे एकता और विविधता साथ साथ में होती है। तो जो है विविधता को कभी भी जो है ना नेगेटिव वर्ड नहीं लिया गया है। अगर व्यक्ति में विविधता नहीं होगी तो जो है ये पूरी की पूरी दुनिया कैसे चलेगी, जो है कोई डॉक्टर कैसे बनेगा, कोई जो है शिक्षक कैसे बनेगा, कोई इंजीनियर कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति में विविधता होती है, ठीक है ना, तो वो विविधता को बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि विविधता को खाई को कम करने की बात की रही है, तो ये कैसे हो सकता है जब विविधता ही अब खत्म करने की बात कर रही है। फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को अगर समान ही बना दिया गया तो कोई डॉक्टर कैसे बनेगा, कोई इंजीनियर कैसे बनेगा। तो अगर सबको समान ही बना देगा तो या तो कोई सब डॉक्टर बन जाएगा, या तो सब कोई इंजीनियर बन जाएगा, या तो कोई सब शिक्षक बन जाएगा, एक ही ढर्रे में सब काम चलेगी। यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, तो इसका आंसर यही होगा।
ठीक है ना। व्यक्तिक शिक्षा जो है व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराना, ठीक है ना। मतलब विभिन्नता को क्या होती है, एक पर्सनल किसी व्यक्ति है और उसको आप जो है बहुत स्पेशल बना देंगे और किसी को स्पेशल नहीं बनाएंगे, तो ये भी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। भिन्नता को, व्यक्तिक भिन्नता को कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लेना है, वो पॉजिटिव वर्ड होती है। ये अगर आप याद रखेंगे तो जो है आंसर कभी गलत नहीं होगा। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन कराना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको वो इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है ना कि जो है किसी को सीखने का अवसर देना, ठीक है ना, मतलब कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से सीख सके, तो समझ लीजिए वो कहीं कहीं पॉजिटिव बात की जा रही है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करना, मैंने अभी कहा कि व्यक्ति भिन्नता गलत नहीं, अगर समाप्त ही कर दिया जाएगा तो कैसे जो है काम चलेगा, हर व्यक्ति को एक ही तरीके ढर्रा में बन जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष ये भी नहीं हो सकता है, सभी, ठीक है ना, सभी जो है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का मैंने अभी कहा कि सब विविधता है, तो सभी को कोई अगर सबको जो है सबको इंजीनियर ही बना दिया जाएगा, सबको डॉक्टर ही बना दिया जाएगा, तो सबको मतलब एक ही पाठ्यक्रम दिया जाएगा, तो कोई इंजीनियर डॉक्टर कैसे बन सकता है। तो इसका आंसर पहला ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। सतत मतलब लगातार होता है और व्यापक मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, किसी बहुत ज़्यादा उसे बढ़ा देना। तो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल, जब भी इस तरह का बात करें कि कोई स्केलिंग की बात करें, स्केलिंग मतलब होता है माप, किसी चीज़ को मापना, पूरा मेज़र कर देना, ठीक है ना, उतना है तो उतना ही होना चाहिए। तो इस तरह का सीखने में अगर आप उसे मेज़र कर देंगे तो वो कभी नहीं हो सकता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड, ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना और उसे इम्प्रूव करना। जब भी आपको सुधार की कहीं दिख जाए, कोई क्वेश्चन में कोई सुधार की बात की जा रही है, तो वही उसका आंसर, ज़्यादातर उसका आंसर वही होता है। किसी किसी में आपको अपवाद दिख सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो भी क्वेश्चन के डिपेंड करेगा कि हाँ वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो सुधार जैसी चीज़ें जब भी आपको दिखे क्वेश्चन में, तो उसे आप सबसे पहले एक कह लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है ना। आगे हम लोग पर शिक्षक के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। जब भी परीक्षा, बहुत ज़्यादा परीक्षा की बात की जा रही हो, ठीक है ना, तो बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ठीक है ना, तो ये बोर्ड परीक्षा जो है अभी तक तो चल रही थी, लेकिन आपने 2019 का नोटिस जो है, जो शिक्षा जो है से संबंधित जो कानून आया था, उसमें जो सुधार आया हुआ है, तो उसमें जो है आप देखेंगे परीक्षा को वैसे भी समाप्त करने की बात की जा रही है। उसका रिकॉर्ड जो है बनेगा स्कूल के स्तर पर ही रिकॉर्ड बनेगा। तो इस तरह से शिक्षा मतलब CBSE बोर्ड का ये पूरा ये फोकस होगा, जैसे होता है कि वो मतलब परीक्षाओं को जो है बहुत ज़्यादा बच्चों पे न डाल सके। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। आते हैं हम लोग, विद्यालय आधारित आकलन क्या होना चाहिए। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देनी चाहिए। अगर विद्यालय है तो अब जो बोर्ड है वही अगर जवाबदेही कम कर देगा तो कैसे जो है काम चलेगा। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा, जब बाधा ही बन जाएगा तो कैसे होगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने, मैंने भी कहा कि जहाँ भी आपको सीखने का वर्ड समझ में आ जाए तो आप जरूर देखिएगा कि वो शब्द पॉजिटिव बताया जा रहा है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करना। शिक्षार्थियों को यहाँ अगंभीर और लापरवाह बता दे रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो सीखने की तत्परता, ठीक है ना, मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का चाहता है, वो क्या संकेत करता है बच्चों के लिए। शिक्षार्थियों का जो है सामान्य योग्यता स्तर, जब वो बहुत ज़्यादा सीखने का तत्पर है तो सामान्य कैसे हो सकता है, वो असामान्य नहीं हो सकता। सीखने के तात्पर्य, हिंदी में वर्ड यूज किया है, आप यहाँ जो इंग्लिश में देख लीजिए, कंटिन्यूम कर रहा है, कंटिन्यूअस में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर, मतलब कोई चीज़ सीखने का उसके अंदर क्या होता है, लगातार वो सीखना चाह रहा है, लगातार सीखना चाह रहा है। और उसके जो है शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, मतलब उसका जो बुद्धि का स्तर है उसमें वो लगातार अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखना चाह रहा है। और सीखने के कार्य की प्रतिक्रिया, तो सीखने के लिए इसलिए सीख रहा हो कि उसकी जो है प्रकृति ही है कि संतुष्ट करना है, तो ये नहीं होता थॉर्नडाइट का, तो ये इसका दूसरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 10वां, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहने की सबसे उचित होगा, ठीक है ना। तो इसमें पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समूहक साथी बच्चों की मदद करें। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हो। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा जो है विकलांग बच्चों को तो जो है और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भर होना ही सबसे मेन
इम्पोर्टेंस होता है। जो क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप भी जो है जो पढ़ रहे हैं तो आत्मनिर्भर ही होना चाहते हैं, तो एक जो विकलांग बच्चा है तो उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसमें जितना भी स्टेटमेंट है वो सारा का सारा 3 स्टेटमेंट जो है उसमें किसी उसको निर्भर बनाने की बात की जा रही है, या फिर उसको जो है मतलब उसको अपने से मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं की जा रही है। सिर्फ यही एक जो है तीसरा जो है वो कहा जा रहा है कि हाँ, आप अपनी बैसाखी जो उसके पास साधन है उसी के अनुसार आप खेल के मैदान में जाए। उसे ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं अब बैसाखी है और आप सोच रहे हैं कि नहीं चलो इसके गाना ही सिखा देते हैं, तो ये क्या होगा, ये बच्चे को जो है मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। बच्चे में उसमें वो कभी भी आत्म स्वाभिमानी या आत्मबल उसके अंदर नहीं आएगा कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसलिए ये भी इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है थर्ड होगा। फिर आता है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी कारण अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता मतलब होता है डिसेबिलिटी, ठीक है ना। लर्निंग किसी चीज़ को सीखने के लिए, सीखने मतलब सिर्फ पढ़ना मत समझिएगा, पढ़ना मतलब सीखना नहीं होता है। पढ़ना और सीखना दोनों अंतर होता है, ठीक है ना। किसी चीज़ को कौशल विकसित करना, जैसे अगर कोई किसी चीज़ में कोई अगर मान लीजिए कंप्यूटर चलाना जान रहा है, ठीक है ना, उसमें मास्टर है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है तो वो जो है उसमें मास्टर, वो मतलब उसने उसे सीखा है। और एक होता है रटना, जिसे मतलब बुकिस्ट बनाना, तो वो दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे मतलब सीखने की बात है तो सीखने में डिसेबल हो जाएगा तो किसे, तो अगर उसके माइंड जैसे सेरेबल डिसफंक्शन, सेरेबल एक मतलब माइंड का एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, माइंड का एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो है होता है 3 भागों में जो बटा होता है, तो ये जो सेरेबल का ये स्ट्रक्चर होता है, तो अगर मस्तिष्क में ही आपको प्रॉब्लम आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे। संवेगात्मक इमोशनल, अगर आपको कोई हर्ट कर दे, ठीक है ना, अगर अभी आपके घर पे ही कोई आपको डांट दे, ठीक है ना, तुम ये काम नहीं कर सकते हो ऐसा कह दिया जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते। व्यवहारगत बिंद मतलब अगर आपको किसी के साथ आप व्यवहारिक रूप से गलत करता है, कोई व्यवहार उसके साथ गलत करता है तो वो भी सीख नहीं सकता। सांस्कृतिक कारण नहीं हो सकता, सांस्कृतिक कारण जो है सीखने के लिए कोई भी जो है कारक नहीं बन सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समावेशी विद्यालय, समावेशी विद्यालय मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, तो समावेशी मतलब वही समझ लीजिएगा, सबका साथ सबका विकास। समावेशी मतलब वही होता है। तो कैसे आप सबको साथ लेके काम करेंगे, विद्यालय कैसे ये काम करेगा, तो विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने की प्रतिबद्धता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी तक में जो है सबसे अच्छा यही अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है कि मतलब कैसे करेंगे सभी को। मैंने अभी आपको कहा कि जब सभी के बात आ जाए, सभी को लेकर चलने की बात आ जाए, ठीक है ना, तो ये एक बट होता है सबको साथ सबका विकास, तो इसका मतलब ही हुआ सभी को साथ लेकर। शिक्षार्थियों के मध्य अगर आप अंतर कर दे रहा है तो क्वेश्चन नहीं काट दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होती है, ठीक है ना। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों की बात है, मतलब किसी एक सेक्टर को लेकर चलने की अगर बात कर रही है तो वो समावेशी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। सबका साथ कैसे हो सकता है, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार, अगर वो कोई एक नियोग्य है तो उसे जो है सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करना, ठीक है ना, ये भी आपको एक क्राइटेरिया कर दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो है पहला होगा, ये पहला होगा, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या नहीं मतलब मिलता है यहाँ पे, तो बोला है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध नहीं, तो शिक्षक के बिना, तो प्रतिभाशाली हो या कोई भी हो ऐसा नहीं हो सकता वो शिक्षक के बिना ही सीख जाएगा, किसी न किसी के तो सहारे की जरूरत पड़ती ही है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बनने के लिए कोई प्रतिभावान नहीं बनता है। अधिगम निर्योग्यता, अगर कोई निर्योग सीखने में ही वो निर्योग, ठीक है ना, निर्योग नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई स्पोर्ट्स में बहुत तेज है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो वो जो है पढ़ने में भी बहुत तेज होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ठीक है ना, तो हर सेक्टर में तो वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर एक होगा, ऐसा विद्यालय नहीं मिल पा रहा है जो कि बच्चे को एक उससे जो है समर्थ बना सके, ठीक है ना। और आप आज भी देखेंगे बहुत सारे सिर्फ लोग डिग्री ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि PhD कर लो, M.Ed कर लो, और जो है लोग डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, प्रतिभा की कमी है, जिसके कारण बच्चे जो है आज बेरोजगारी का स्तर आप देख सकते हैं, कितनी बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। दूसरा है कि के कारण प्रतिभाशालीता होती है, मतलब क्या कारण होता है किसी के प्रतिभाशाली बनने का, तो उसमें आप याद रखिएगा, उसमें जो है आनुवंशिक, जेनेटिक और वातावरण दोनों का ही सहयोग होता है, एक का आप सहयोग नहीं बता सकते। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्या करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चा सीख सके अच्छे से अच्छे, उसके लिए आपका एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनते रहना, ठीक है ना। निरंतर गृह का होमवर्क ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सीखने वाला जो है व्यक्तिगत कार्य देना, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि वह, मैंने अभी आपको कहा, जब भी आपको कह दे सीखने और कैसे सीखता है, जब कह दे कि आपको कोई चीज़ सीखना है, ठीक है ना, और सीखने के लिए तत्परता की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है वही उसका आंसर होगा। बाकी बात इसमें सब नेगेटिव वर्ड कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। गति, भौतिक गति, कौशलता में अधिगम निर्योग्यता, ठीक है ना,
गति कौशल मतलब होता है चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में। इसमें आपको जो है डिसेबल अगर हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जो है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, ये है पहला इसका आंसर डिस्प्रेक्सिया। बाकी बात जो है डिसकैलकुलिया आप करें, कैलकुलेटर से आप कौन सा काम करते हैं, गणित का। तो जब गणित की बात आएगी तो आप कैलकुलेटर लगा दीजिएगा। डिसलेक्सिया मतलब होता है जब आप पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अब लेक्सिया कैसे याद रखिएगा, लेक्सिया याद रखिएगा आपकी अगर कोई बोल नहीं सकता है, ठीक है ना, लकवा मार दे उसको, बोल मुंह में उसके लकवा मार दे तो वो बोल नहीं सकता, तो वो पढ़ नहीं सकता, तो पढ़ने में अक्षमता लेक्सिया कहलाती है। डिस्फेजिया को आप अफेजिया भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है भाषा और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो जाता है इसमें। डिस्फेजिया, डिस हटा के अगर आपको अफेजिया भी आ जाए तो भी एक ही शब्द है। ठीक है ना, अफेजिया। ठीक है ना, अफेजिया या डिस जो है फेजिया एक ही शब्द है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अधिगम नियोग्यता क्या होती है, तो वो स्थिर होती है। ऐसा नहीं अगर सीखने आज कोई सीख रहा है और वो कल नहीं सीख सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक चर अवस्था है। ठीक है ना, चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि हो, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है। ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है ना, अगर उसको एक समय दिया जाए तो वो नहीं सुधर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, सुधर सकता है, वो सुधार हो सकती है उसमें। तो ये क्या होता है, एक वेरिएबल है। नियोग्यता क्या होती है, एक चर है, वेरिएबल है, बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान के लिए क्या क्या, समस्या को पहचानना जरूरी होता है, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना भी जरूरी होता है, संभावित युक्ति को खोजना भी, मतलब किसी समस्या का समाधान होता है, इसको खोजना भी, परिणामों की आशा नहीं हो सकती है। ठीक है ना, समस्या समाधान में परिणाम आएगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता है। तो इसका आंसर जो है चौथा होगा। आगे बढ़ते, एक शिक्षक को, ठीक है ना, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल, जब भी आपको बहुत हार्श वर्ड यूज कर दे बच्चों के लिए तो आप उसको कभी भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। जब इस तरह का बहुत ही आपको रूड वर्ड यूज किया जाए किसी बच्चे के लिए तो वो कभी भी उसको आंसर नहीं लगा सकते। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में देखना चाहिए। ठीक है ना, ये मतलब इसमें भी आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको देखिएगा कि हार्श वर्ड को यूज करा है कि बार बार गलती को आप देखते रहिए। ठीक है ना, दूसरा जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने के लिए कोशिश कर रहे हो और उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, बार बार बच्चे को टोका टोकी, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर बच्चा कोई अपना विचार दे रहा है, विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए। हमारे जो कानून में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ भी बच्चों को भी बार बार जब वो कुछ कह रहा हो तो उसको ये नहीं करना चाहिए, टोका टोकी नहीं करना चाहिए, व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है ना, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से वो उत्तर नहीं दे पाती है। इसका क्या कारण हो सकता है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में नहीं आत्मविश्वासी नहीं हो, वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती हो, जो है निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर हो और वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है कि वो बहुत कठोर स्वभाव की हो। तो कठोर स्वभाव होगा, इससे जो है कोई बच्चा डर जाएगा, उसको तो अगर वो अगर बच्चा पढ़ा हुआ है और पहले से वो तैयारी नहीं कर, जब बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है तो जाहिर सी बात है तैयारी करके ही जाता है। ठीक है ना, शायद तैयारी करके भी जा सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन बच्चों को ये नहीं कह सकते आपकी उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था। ठीक है ना, अगर और इसलिए वो जो है नहीं दे सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। अचानक से क्या होगा, वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग में जो है सामना नहीं कर सकी। ठीक है ना, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गया हो, इमोशनली वो जो है उस चीज़ को जो है फेस नहीं कर सकी हो किसी चीज़ को, तो वो इसका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया जब भी कह दे तो आप समझ लीजिएगा बुद्धि से संबंधित क्रिया बताया जा रहा है और वो सूचना के विश्लेषण, ठीक है ना, के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अंतर करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो राजेश अति लोलू पाठक है, वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और अब विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश अपने परियोजना कार्य करता है, उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, मतलब वो स्वयं से मतलब उसको आंतरिक रूप से वो मोटिवेट है। ठीक है ना, उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आंतरिक रूप
रूप से मोटिवेट है, इसमें सीधे सीधे यही आंसर हो जाएगा। आंतरिक, जब वो खुद ही कोई काम कर रहा है तो उसको आंतरिक रूप से ही वो मोटिवेट होगा। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा उनकी अभिप्रेरणा के कारण होते हैं, ठीक है ना। किसके कारण होते हैं? अपनी उपेक्षा को कम करने के, अपनी उपेक्षा को यहाँ पे कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के लिए, अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा अपनी जो है उपेक्षा को कम करने के लिए वो क्या होते हैं, जो है वो अपने वो बच्चों को खोज करने के लिए, जब वो जो है खोज करने की अनुमति दी जाती है तो वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो अपनी क्या करना चाहते हैं, वो जो उसको जो नेगेटिव बोला जा रहा हो या उसे जो है कोई उपेक्षित कर रहा हो तो उसे क्या होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो इसको क्या करना चाहता है, वो उसको कम करना चाहता है कि कोई उसकी उपेक्षा ना करे। इसलिए जब भी उसे जो है बच्चों को जो है खोज करने की कोई बात की जाती है और बच्चा को अच्छा कहा जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे को। तो वो अपनी उपेक्षा को क्या कम करना चाहता है, कम करना चाहता है। मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। शिक्षक के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए, विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में जो है स्पष्टता के लिए, शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकता है और जो है या फिर जो है निष्पक्ष रूप से अपने जो है शिक्षण अभ्यास के लिए। तो अभ्यास वगैरह जगह मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर आएगा वो आएगा जो है आपको दूसरा जो है, ठीक है ना। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए जो है उसे मानव बुद्धि के जो है काम आता है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित करता है। कैसे हो सकता है? समाज और संस्कृति सीखने में जो है योगदान देती है, ये सबको पता है, ठीक है ना। से जो है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है और शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा हो सकती है। खेलना जो है संज्ञान और जो है सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जो है अगर प्रश्न पूछना जो है बाधक हो सकता है तो ये क्वेश्चन जो है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञान में विकास में बाधक नहीं होता है बल्कि सहायक होता है। ये बात अब याद रखिएगा। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? यहाँ पे आपको ये बताना है। तो समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ठीक है। आनुवंशिक और वातावरण दोनों का ही इसमें सहयोग होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सहज रूप वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए नहीं, दोनों की ही जरूरत होती है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है और ये तो मतलब इसमें बोला है कि वातावरण जो है सही यूज हो जाती है और आनुवंशिक सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आनुवंशिक और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50, ये बात सही है कि बच्चे के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता का जो है योगदान होता है, ठीक है ना, और दोनों का जो है बराबर योगदान होता है। लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज दे दिया गया है, ठीक है ना, तो प्रतिशत के रूप में जो है योगदान होता है आनुवंशिकता का, ये तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, योगदान होता है ये सही है, लेकिन उसको परसेंटेज में कैसे हो सकता है? किसी का जेनेटिक ज़्यादा प्रभावित करता हो सकता है किसी का वातावरण ज़्यादा प्रभावित करता हो या कम प्रभावित करता हो, या परसेंटेज में 1-2 का अंतर नहीं आ सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसको जो है पहला आंसर होगा। कैसे होगा ये मैं बता देती हूँ। देखिए इसमें कह रहा है समवयस्क मतलब क्या हुआ? पीयर, हम उम्र के बच्चे। तो जो हम उम्र के बच्चे हों वो किससे संबंधित हुए? वो वातावरण से संबंधित हो गए, ठीक है ना। और पैतृक जीन्स किससे संबंधित हो गया? वो आनुवंशिक से संबंधित हो गया, ठीक है ना, ये आनुवंशिक से संबंधित हो गया। और जो पीयर हुए, पीयर आपको जो है समवयस्क से हुआ। अब क्या बोला? सापेक्ष योगदान, ठीक है ना, इनका सापेक्ष योगदान, ठीक है ना, जो इनका एक दूसरे से रिलेटिव, ठीक है ना, इन दोनों को क्या कहा जा रहा है? रिलेटिव योगदान नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे कि वातावरण का और जो है जीन का, ठीक है ना, मैंने अभी भी कहा कि वातावरण और जीन का योगदान होता है, ठीक है ना, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष होता है ऐसा तो नहीं है। दोनों के निरपेक्ष
निरपेक्ष भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मान लीजिए जीन का अंतर अलग है, समवयस्क का जो किसी से अपने फादर से जो लिया, ठीक है ना, उसका, और साथ में जो है जो इस बच्चे से वो सीखा, दोनों का आप इक्वल कैसे कर सकते हैं? इक्वल तो दोनों का नहीं हो सकता है, दोनों का आप जोड़ कैसे सकते हैं? जोड़ा नहीं जा सकता है दोनों को, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। वातावरण उसके ऊपर अपना एक अलग प्रभाव डालता है, और मतलब कि वातावरण मतलब क्या, समवयस्क, समवयस्क कौन हुए? वातावरण को डिनोट कर रहे हैं। और जो पैतृक होते हैं, पैतृक मतलब कौन? उसके जो जीन होते हैं, जीन कौन हुआ? जो पूर्वज से लिए गए, ठीक है ना, उसका एक अपनी अलग भूमिका होती है। अब आप कहिएगा कि दोनों का योग, ठीक है ना, एक दूसरे के सापेक्ष होता है, एक दूसरे पे सापेक्ष अंतर डालते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, दोनों तो निरपेक्ष है ना, वातावरण का अपना अलग प्रभाव पड़ेगा, वह जीन का अपना अलग प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है पहला होगा। इसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आता हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप ये समझ सकें। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण जो है समाज के मानदंडों के शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के अनुसार अनुकूलन जो है क्या कहलाता है? समाजीकरण का मतलब ये होता है कि समाज के अंतर्गत जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं, अगर उसके साथ आप सामंजस्य बिठा लेते हैं, अनुकूल हो जाते हैं उसके, तो उसे ही समाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहती, मतलब एक बच्चे का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिए गया। पीटी टीचर्स वांट्स द स्टूडेंट टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ द क्रिकेट, मतलब उसका जो है फील्डिंग को इम्प्रूव करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? शिक्षार्थी को यह बताने कि क्षेत्र रक्षण सीखना उसके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वो ये बताएगी कि जो फील्ड है, ठीक है ना, फील्ड के बारे में उसको जानकारी अगर देती है कि किस प्रकार से जो है फील्ड है, किस प्रकार से क्या है, तो इसको बताएगी, तो उससे उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। एक बेहतर सफलता की दर के पीछे वो तर्क शुरू कर देगी कि ठीक है ना, आप सफल ऐसे हो सकते हैं, ये करेंगे तो हो सकते हैं, वो करें, इससे क्या बच्चे का जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। खेल क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शित करना और विद्यार्थी अवलोकन, मतलब उसको क्या करता है, उसको बताना कि देखो खेल रक्षण में सब खेल रहे हैं और उसे तुम ध्यान से देखते रहो, तो क्या ध्यान से देखने से बच्चा सीख जाएगा, एक बहुत महान क्रिकेटर बन जाएगा? नहीं। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना, जब भी खेल की बात आती है तो जब तक आप किसी भी चीज़ की जब तक अभ्यास नहीं होगा सबसे ज़्यादा, वो उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता, और खेल में तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मोर अभ्यास करता रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अवसर उपलब्ध कराती है। अब वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे, और वाइगोस्की का यहाँ पे सिद्धांत दिया जा रहा है। तो वाइगोस्की के मतलब अगर क्या करता है, अगर वाद विवाद कराया जाए तो क्या करता है, उसमें आत्मसात अगर कर लेते हैं, मतलब कहा गई बात को टीचर के अगर वो उसे अपना लेते हैं, तो जो है क्या हो जाएगा, तो जो है इसका पहला आंसर जो है आत्मसात होगा। वाइगोस्की का अगर आपने सिद्धांत पढ़ा होगा तो इसे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं, ठीक है ना, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं, ठीक है ना, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को, ये जो है जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, स्कीमा की बात आ रही है तो ये जीन पियाजे का है। तो इसमें सबसे पहले अनुकूलित आएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्कीमा में क्या होता है, स्कीमा में मतलब हमारा माइंड दो छोटे छोटे खानों में बटी हुई होती है, ठीक है ना। छोटे छोटे खानों में जब बटी हुई थी, मतलब इसमें उसके दाल का जो है दाल का कॉन्सेप्ट था, इसमें इस खाने में उसके चावल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। जब उसको दोनों दिया गया तो उसने क्या किया, दोनों को मिलाया और दोनों को खा लिया। जब दोनों को उसने खा लिया तो उसने क्या सीख लिया, उसे उसने जो है अनुकूलित कर दिया, ठीक है ना। ये जो है जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट में इस शब्द इस तरह के जो काम को जो है अनुकूलित करना, एसिमुलेशन करना कहा गया है। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे तो प्लीज़ जो है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, तो अगर आप सहयोग करिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बाय बाय।